हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर आपको भी पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजी वे से आपको बताने वाली हूँ। सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगी किस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। और चैप्टर 9 को पढ़ने के लिए एक तो आपको 8th चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके भी सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, और साथ ही साथ दो कंसेप्ट और यूज हो रहे हैं इस चैप्टर को करने के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसमें आपको पता होना चाहिए एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ये दो बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि अगर आप ग्राउंड पर खड़े हैं, आप नीचे खड़े हैं और आप नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहे हैं, मतलब आप स्काई में देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जैसे मैं इस फिगर में आपको दिखा भी सकती हूँ। देखो, जैसे ये गर्ल खड़ी है, ये गर्ल क्या कर रही है? काइट को देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आई से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट और लेवल। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल अब बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जैसे अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, इस ट्रायंगल में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अगर यहाँ पर एक कोई भी स्टूडेंट खड़ा है, मतलब, और वो ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऊपर ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे देख रहा है, तो ये आपका हॉरिजेंटल लेवल है। नीचे अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी, ठीक है, तो ये बी सी आपका हॉरिजेंटल लेवल है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर आप ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इस फिगर में क्या है, ये लड़की बालकनी में खड़ी है और ये नीचे एक ऑब्जेक्ट को देख रही है, ये कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट आपके पास, उसे देख रही है। तो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो दो ये एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और 8th चैप्टर के हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, तो ये चैप्टर हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको फिगर गिवन है, फिगर बनी हुई है आपके पास। तो फिगर में क्या है, जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। तो जो एसी है ये आपके पास एक रोप है। ठीक है, जो ये आपके पास ए बी एक पोल है। ठीक है, ये पोल है आपके पास, ये रोप है, एसी आपके पास रोप है। ठीक है, तो पोल के जो टॉप पॉइंट है ए पॉइंट, और ये ग्राउंड का जो पॉइंट है, इससे हमने रोप को बांधा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है पोल की, यानी हमें ए बी फाइंड करना है। और एंगल क्या बन रहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक एंगल और एक लेंथ गिवन हो तो हम इजिली दो साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय दी फॉर्मूला जो आपको बताया भी था 8th चैप्टर में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस फॉर्मूला से आप अनदर टू साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको एक एंगल और एक साइड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया था ये साइन होता है, P अपॉन H की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा के इक्वल जो भी एंगल गिवन होगा।
ठीक है, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा पी अपॉन बी, और ये होता है कोसिकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा होता है, और ये होता है कोटेंजेंट थीटा। तो आपको बस इस फॉर्मूला का यूज करना है और अनदर टू साइड्स की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो जो जो आपके पास गिवन है पहले आप वो लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे इन द गिवन फिगर जो ए बी है वो आपके पास पोल है, ए बी इज पोल, एंड जो ए सी है वो आपके पास रोप है, ठीक है। ए सी आपके पास एक रस्सी है। तो हमने ये ट्रायंगल कंसीडर कर ली। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आप क्या करेंगे? अगर आप ए बी अपॉन ए सी की रेशो निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? ए बी है क्या आपके पास? ए पी आपके पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और साथ वाली बेस होती है। ये भी बात आपको चैप्टर 8 में मैंने बताई थी, ठीक है। तो ए बी जो आपके पास साइड है वो परपेंडिकुलर है, और ए सी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप अपना ये फॉर्मूला देखेंगे। इस फॉर्मूला में P अपॉन एच जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? साइन थीटा के, और यहाँ पर थीटा एंगल क्या है? 30 डिग्री है आपके पास, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल आ गया? साइन 30 डिग्री के। अब ए बी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, वो एज इट इज। ए सी की वैल्यू आपको गिवन है 20, और साइन 30 की वैल्यू आप चार्ट से निकालेंगे। जो चार्ट आपको 8 चैप्टर में बताया गया था वो मैंने बहुत ही इजी वे से बताया है आपको, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी कि किस तरह से आप विद इन 5 सेकेंड वो चार्ट बना सकते हैं। तो आपको एग्जाम में वो चार्ट बना के रखना है ताकि आप फटाफट से यहाँ पर वैल्यू डाल सकें। तो यहाँ पर अभी साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। हमने चार्ट से देख के ये वैल्यू लिख ली है। तो अब आप ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/2, दैट मीन्स 10 मीटर, ठीक है। तो जो पोल था उसकी हाइट कितनी थी? 10 मीटर। तो हम यहाँ पर इजिली किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या गिवन है? A tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो क्वेश्चन क्या है? हमारे पास गिवन है कि जो एक ट्री है वो ब्रेक हो गया ड्यू टू दी स्टॉर्म। तो सबसे पहले हम एक ट्री बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है। तो ये ट्री का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ट्री का ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं ए, और ये आप नाम दे दो सी, ठीक है। तो ये एक ट्री है। तो हुआ क्या? जब स्टॉर्म आया तो ट्री ब्रेक हो गया। हम मान लेते हैं कि ट्री जो है वो यहाँ इस पॉइंट से ब्रेक हो गया, ठीक है। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इसे हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। जब ये ब्रोक हो गया तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा। तो ये पार्ट जो आपका ए बी है ये आपका गिर के आपके यहाँ पर टच कर दिया, उसने ग्राउंड को टच कर लिया। जो टॉप था ट्री का वो ग्राउंड को टच करने लग गया, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया ए डैश, इसे हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसने एंगल बना दिया, 30 डिग्री का, ठीक है। और इस डिस्टेंस गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जो ट्री का फुट है वो सी है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट से
ट्री के टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है टी की, ट्री की हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हाइट क्या थी ट्री की, ट्री की तो हाइट बन जाएगी अब एक तो ये सी बी और ए डैश बी। ठीक है, हमें ये टोटल हाइट निकालनी है ट्री की। ठीक है, उसमें से बीसी, बीसी तो इतना पार्ट हो गया, बट ये पार्ट जो है ए बी जो है वो बेंड हो गया, तो यानी ए डैश बी हमें क्या निकालना है, हमें बीसी प्लस ए डैश बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो ये ही ट्री की हाइट होगी। हम लिख देंगे यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री इसके इक्वल है बीसी प्लस ए डैश बी के, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको एक साइड भी मिल गई और एक एंगल भी हमें पता है, तो हम दोनों साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये साइन है, ये कोस होता है, ये टेन, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट और ये कोटेंजेंट। क्लियर, तो अब आप कोई सी भी दो साइड्स ले लो, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, ये इतना पता होना चाहिए। ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, इतना बस आपको पता होना चाहिए। तो आप कोई सी भी दो साइड्स ले लो और वैल्यूज निकाल लो। तो जैसे अगर हम कंसीडर करें BC अपॉन A डैश C, ठीक है, BC क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है, और A डैश C क्या है, बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पे हम BC अपॉन A डैश C की वैल्यू डाल दो 8 और tan 30 की वैल्यू डाल दो। चार्ट से देख के आपको चार्ट बना के रखना है रफ पेज पर, और वहां से आपको फटाफट से वैल्यू लिख देनी है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो यहां से आप BC की वैल्यू निकाल लेंगे, BC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। ठीक है, तो BC की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, A डैश B की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप कंसीडर कर लो एंड आप लिखेंगे A डैश B अपॉन A डैश C इक्वल टू, A डैश B क्या है, हाइपोटेन्यूज, और A डैश C क्या है, बेस। तो यहां से आप देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल है, सेकेंड के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेकेंड थीटा के इक्वल है, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहां से आप लिख देंगे A डैश B अपॉन A डैश C की वैल्यू डाल दो 8, सेकेंड 30 की वैल्यू डाल दो, सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, चार्ट से आप देख लेंगे, तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो, A डैश B की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16/√3। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हमें हाइट ऑफ द ट्री लिखनी है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री किसके इक्वल है, BC प्लस A डैश B के, तो BC की वैल्यू है 8/√3 और A डैश B की वैल्यू क्या है, 16/√3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 16 प्लस 8 इज 24/√3। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी छोड़ दो, नहीं तो इसको और सोल्व करना चाहते हो तो इसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 24/√3, और नीचे बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 और 24 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 8/√3। तो ये ही आपका आंसर है। तो आप चाहे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं 24/√3 पर भी, तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स
for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर. ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया है कि उसे 2 स्लाइड्स लगानी है पार्क में. तो जो बच्चे 5 ईयर से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी, ये एक स्लाइड है, उनके लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी, जो स्लाइड का टॉप है वो कितनी हाइट पर होना चाहिए, 1.5 मीटर की हाइट पर. ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ग्राउंड से उस स्लाइड की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर. ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी आपकी. ठीक है, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ABC. ठीक है, और क्या गिवन है, और जो ये स्लाइड है ये क्या एंगल बना रही है, एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. तो ये आपका जो ये स्लाइड यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रही है. तो इतनी इस तरह से हमने ये स्लाइड लगाई है. ठीक है, और जो दूसरी स्लाइड है एल्डर्स के लिए, एल्डर्स चिल्ड्रन के लिए, तो उसके लिए जो ये स्लाइड लगेगी, ये स्लाइड कितनी हाइट पर होनी चाहिए, 3 मीटर. तो यहाँ ग्राउंड से इस स्लाइड का जो टॉप है वो कितनी हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर. और ये क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री का. ठीक है, तो ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री का. क्लियर, इसे भी आप नाम अनदर दे दो, कुछ भी है तो A डैश, B डैश और मैंने C डैश नाम दे दिया. ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है लेंथ निकालनी है इन दोनों स्लाइड्स की. मतलब हमें AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है और AC A डैश C डैश फाइंड करना है. ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स के लिए, ये फिगर जो बनेगी चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स. ठीक है, और जो ये फिगर बनी है ये एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है, फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस. ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों फिगर्स बनेंगी. तो अब हमने इसके पार्टीशन कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर AC निकालना है और यहाँ पर A डैश C डैश निकालना है. ठीक है, ये दोनों स्लाइड्स की हमें हाइट निकालनी है, कितनी लॉन्ग है ये स्लाइड्स. तो अब वही हम करेंगे, हमें एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है. ठीक है, तो यूज कर लेंगे फॉर्मूला का, इसका यूज करके हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली. तो हम क्या करते हैं, AC और AB का रेशो लिख लेते हैं. वो किसके इक्वल होगा, पहले AC किसके इक्वल है, वो होता है हाइपोटेन्यूज, और ये है आपके पास परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है कोसिकेंट थीटा के इक्वल. यहां से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो यानी ये बन जाएगा कोसिकेंट 30 डिग्री. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस AB की वैल्यू डाल देनी है. AB की वैल्यू है 1.5 और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू आप चार्ट से देख के डाल देंगे, तो वो होती है 2. ठीक है, तो यहां से AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.5 इंटू 2, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर. ठीक है, 3 मीटर. इस स्लाइड की हाइट तो हमें पता चल गई, वो है 3 मीटर. क्लियर, अब हमें जो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड लगाई है अब उसकी हाइट निकालनी है. तो हम सेम इसी तरह से कर लेंगे. हम लिखेंगे A डैश C डैश अपॉन A डैश B डैश. ठीक है, ये भी किसके इक्वल होगा, सेम कोसिकेंट 60 डिग्री के. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. ठीक है, तो हमने यही कंसीडर कर लिया. तो A डैश C डैश अपॉन A डैश B डैश की वैल्यू डाल दो 3 और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू आप चार्ट से देख लेंगे, वो होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3. ठीक है, तो A डैश C डैश की वैल्यू आ जाएगी
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/√3। ठीक है, चाहो तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो इसको और सोल्व करना चाहो तो √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 6/3 और नीचे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 और 6 कैंसल, 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2√3 मीटर। ठीक है, तो A डैश C डैश की वैल्यू आपको मिली 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो अभी आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि आप ग्राउंड से स्काई में कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो यहाँ पर गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है आपके पास, ये टावर है एक, ठीक है, और ये टावर का टॉप है। ठीक है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। तो ये टावर का फुट है और टावर की फुट से कोई एक पॉइंट है 30 मीटर अवे, ये पॉइंट हम C कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 30 मीटर अवे है और ये एंगल क्या बना रहा है आपका 30 डिग्री, तो ये पॉइंट इससे मिलके ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम A नाम दे देते हैं और इसे B। हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है टावर की, तो हमने यहाँ पे AB को टावर कहा है, तो यानी हमें AB की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो जो जो हमने कंसीडर किया है उसे हम लिख लेते हैं कि लेट AB is tower and C is the point (30 meter away from the foot of the tower। हमने यही किया, जो टावर का फुट था वो फुट से एक पॉइंट लिया हमने, वो 30 मीटर अवे है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है, यानी टावर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो इजी है, हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने AB और BC में रेशो देख ली। AB आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और BC आपके पास बेस है, तो P/B क्या होता है, tan के इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी AB अपॉन, अब BC की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो ये 30 और tan 30 की वैल्यू आप चार्ट से देख लेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो AB की वैल्यू इजिली निकल गई 30/√3। इसे हम √3 और √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 30/3 और ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ये कैंसल तो 3 बचा, तो ये बन जाएगा 10/3 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट है टावर की वो कितनी है, 10/3 मीटर। लिख देंगे 10 हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10/3 मीटर। क्लियर है, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये एक काइट है, ठीक है, जो ये फ्लाई कर रही है ग्राउंड से कितनी ऊपर है, ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हम देख रहे हैं ये 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है।
क्लियर। तो जो काइट की स्ट्रिंग है, आगे क्या बोला उसने, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जो इसकी स्ट्रिंग है उसको हमने टाइटली टाइड किया हुआ है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, मान लो के साथ ये हमने टाइटली टाइट करी हुई है। तो अब जो एंगल बन रहा है इस स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, वो गिवन है हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इन्हें नाम दे देते हैं। ये आप पॉइंट चाहे ए दे दो, ये बी पॉइंट दे दो और ये सी। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमने एसी स्ट्रिंग कही है, स्ट्रिंग है एसी, तो हमें एसी की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो जो जो हमारे पास गिवन है हम लिख लेते हैं। लेट के ए पॉइंट हमने कंसीडर किया ना, लेट ए बी दी काइट एंड सी इज द पॉइंट where the string is tied on the ground। ठीक है, वो पॉइंट हमने सी कंसीडर किया है जिस पॉइंट पर हमने उस स्ट्रिंग को बांधा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एसी फाइंड करना है, स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो आप क्या करो, एसी और ए बी की रेशो फाइंड कर लो। ठीक है, एसी आपके पास एच होता है और ए बी आपके पास परपेंडिकुलर है। एच अपॉन पी आपके पास बनेगा कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट थीटा है तो ये बन जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो एसी अपॉन ए बी की वैल्यू डाल दो 60, कोसिकेंट 60 की वैल्यू डाल दो आप चार्ट से, वो बनेंगे आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो एसी की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 120 अपॉन अंडर रूट 3। तो इसे भी आप अंडर रूट 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 40 अंडर रूट 3 मीटर। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई, वो है 40 अंडर रूट 3 मीटर। तो हम लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40 अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर है। तो ये थे आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.